हमारे गणतंत्र की प्रगति को दर्शाती है। मैं मानती हूं कि उनकी आत्मकथा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, हमारे कालखंड का एक साक्ष्य है। इस पुस्तक में आत्म विकास और राष्ट्रीय विकास के लिए अनेक शिक्षाप्रद संदेश विद्यमान हैं। देवियों एवं सज्जनों, यह आत्मकथा भारतीय लोकतंत्र की सशक्त यात्रा का प्रतिबिंब है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर लोकतंत्र का मंदिर कहलाती संसद के सदन लोकसभा के नेतृत्व का मार्गदर्शन हम सभी के लिए विशेष महत्व रखता है। अब मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को अपने विचार व्यक्त करने हेतु सादर आमंत्रित करती हूं। आज इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से सरल, सहज, उच्च संवैधानिक आदर्शों के प्रतीक माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की जीवन यात्रा पर आधारित पुस्तक के लोकार्पण के साक्षी बन रहे हैं। माननीय कोविंद जी एक साधारण निर्धन परिवार में जन्मे। आरंभिक जीवन में कई कठिनाइयां थी, चुनौती थी, लेकिन स्कूल जाने तक भी उनको किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ती थी। परंतु बाधाओं ने आपके संकल्प को कभी कमजोर नहीं होने दिया। ये पुस्तक आपकी उस असाधारण संकल्प शक्ति का जीवन चित्रण है जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण अधिवक्ता के रूप में आपने अमिट छाप छोड़ी। सांसद के रूप में आपका कार्यकाल अनुसूचित जातियों, जनजातियों के कल्याण, सामाजिक न्याय तथा सार्वजनिक जीवन के में शुचिता के प्रति समर्पण का एक स्वर्णिम अध्याय रहा है। राज्यपाल के प्रतिष्ठित पद पर आसीन होकर आपने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, गुणवत्ता और तकनीकी नवाचार की नई दिशा प्रदान की गई। भारत के राष्ट्रपति के गरिमा में पद को सुशोभित करते हुए आपने भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक परंपराओं, सामाजिक समरसता और समावेशी विकास के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय दिया। आपने कई देशों की यात्रा कर भारत के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों को भी मजबूत किया। कोविड-19 जैसी विकट चुनौतियों के दौर में आपने देशवासियों में धैर्य, एकता और विश्वास का संचार और उन्हें संबल भी दिया। राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए सुलभ बनाना आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपने चिंतन और सार्वजनिक जीवन के समृद्ध अनुभवों के माध्यम से देश, संविधान और समाज के प्रति अपने दायित्वों के निष्ठापूर्वक आज भी आप निर्वहन कर रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रवक्ता, सामाजिक न्याय के विचारक के रूप में आज भी आप निरंतर राष्ट्र निर्माण में योगदान कर रहे हैं। मुझे विश्वास है इस पुस्तक के माध्यम से आपके जीवन के ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रसंग हमें प्रेरणा देंगे ताकि वह आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक होंगे। मैं माननीय रामनाथ जी कोविंद जी को उनके जीवन आधारित रचना के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, आपके मूल्यवान विचारों के लिए आपका हार्दिक आभार। आदरणीय अतिथिगण, भारतीय राष्ट्रपति केवल राष्ट्राध्यक्ष नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा के सजीव स्वर भी होते हैं। माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने अपने कार्यकाल में
हमारी विविधता में निहित एकात्मता को अनुपम मर्यादा और गरिमा के साथ न केवल प्रतिष्ठित अपितु सुदृढ़ भी किया है। आपका जीवन पथ अनुशासन, विनम्रता और सेवा जैसे उच्च आदर्शों की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है जो इस आत्मकथा में परिलक्षित है। इस विशेष अवसर पर मैं माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने प्रेरणादायी विचारों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सविता जी, सभागार में प्रमुख रूप से उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण एवं सांसदगण, विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया जगत के मित्रों, देवी और सज्जनों, आज इस मंच से आप सबको संबोधित करना मेरे लिए एक भावपूर्ण क्षण है। आज तक मैंने अनेकों बार आप सभी को विभिन्न अवसरों पर संबोधित किया है, परंतु आज का ये अवसर मेरे लिए अलग है, क्योंकि आज की चर्चा का विषय मेरा अपना निजी जीवन है। मेरी आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स के विमोचन के अवसर पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सोच रहा था कि आज मैं क्या बोलूं। सब कुछ तो मैंने अपनी इस आत्मकथा में लिख ही दिया है, पढ़ने वाले पढ़ ही लेंगे। फिर भी इस अवसर पर मेरे हृदय में कुछ स्मृतियां उभर रही हैं जिन्हें आपके साथ साझा करने का मन करता है। देवी और सज्जनों, मेरा जीवन उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के एक छोटे से गांव परौंक से शुरू हुआ। वो गांव छोटा था, लेकिन वहां एक ऐसी अनमोल पूंजी मुझे विरासत में मिली जो किसी भी संपत्ति से बढ़कर थी। आपसी संवेदना व भाईचारा और समुदाय की गहरी भावना। गांव में किसी को संबोधित करते समय हम उनको नाम लेकर बुलाने के बजाय पारिवारिक रिश्तों से जोड़कर संबोधित करने की परंपरा थी। किसी को चाचा चाची, किसी को भैया दीदी, बेटा बेटी, दादा दादी, अम्मा पप्पा, ताऊ आदि कहकर एक दूसरे को यथा योग्य संबोधित करते थे। प्रेम और स्नेह पर आधारित मानवीय संबंधों के संस्कार जो मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बने, वो मैंने अपने गांव में ही सीखे। हमारा घर बहुत साधारण था, घास फूस का बना हुआ। बरसात के दिनों में उस घर से की छत से पानी टपकने लगता था। मैं और मेरे परिवार के लोग एक कोने में खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करते थे। कई वर्षों बाद जब मैं 2017 में राष्ट्रपति चुना गया, तो वे स्मृतियां मेरे मानस पटल पर पुनः लौट आई। और उस समय मैंने कहा था, कोट, कि आज भी भारत के किसी गांव में शायद एक छोटा सा रामनाथ टपकती छत के नीचे खड़ा होगा और एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहा होगा। अनकोट। देवी और सज्जनों, आज मुझे ये देखकर संतोष होता है कि नए भारत में ऐसे करोड़ों लोगों को छत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने असंख्य गरीब परिवारों को केवल मकान नहीं दिया, बल्कि गरिमा और सुरक्षा का एहसास भी दिया है। जो कभी टपकती छत के नीचे खड़े रहे हैं, वे ही जानते हैं कि पक्के घर का अर्थ क्या होता है। देवी और सज्जनों, मेरे जीवन में मैं जो कुछ भी बन पाया, उसमें मेरे पिताश्री का बहुत बड़ा योगदान। उनके जीवन मूल्य जैसे ईमानदारी, करुणा, उदारता और न्यायप्रियता मेरे मन में आज भी अंकित है। मेरे पूज्य पिताजी को शिक्षा के महत्व पर अटूट विश्वास था। वे मानते थे कि शिक्षा ही असीम संभावनाओं के द्वार खोलती है और जीवन में नई दिशाएं और अनगिनत अवसर प्रदान करती है। देवी और सज्जनों,
भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा जुड़ाव मुझे ऐसे अनेक नेताओं के संपर्क में लाया जो मानते थे कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है बल्कि राष्ट्र सेवा का एक साधन है। उनमें से सबसे वरिष्ठ नेता थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने मुझ पर एक गहरी छाप छोड़ी। अंत्योदय की भावना के साथ अटल जी जीवन पर्यंत समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए समर्पित रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में एक और कार्यकर्ता के रूप में मेरी मुलाकात श्री नरेंद्र मोदी जी से हुई। उस समय वे पार्टी संगठन में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। संगठन के कार्यक्रमों में उनके साथ काम करने का अवसर मिला। इस दौरान उनकी जिस बात ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वह थी उनकी दूरदर्शिता, विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और साधारण कार्यकर्ताओं से सहज जुड़ने की उनकी क्षमता। शासन और विकास के विषय में उनकी बातों में एक स्पष्टता और दृढ़ता दिखाई देती थी। मैंने उनके भीतर संगठनात्मक दक्षता और दूरदर्शी सोच का अद्वितीय संगम देखा। देवी और सज्जनों, मेरी राजनीतिक यात्रा का आरंभ भाजपा के साथ हुआ। उसका एक कारण था कि इस पार्टी में राष्ट्र सर्वोपरि की बात चरितार्थ की जाती है। यहाँ वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद व क्षेत्रवाद जैसी सामाजिक विकृतियों से ऊपर उठकर देश के समावेशी विकास पर बल दिया जाता है। इसमें एक साधारण शिक्षक का पुत्र अटल बिहारी वाजपेयी जैसे पार्टी के सर्वोच्च नेता व देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसमें स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक पिछड़े वर्ग से संबंधित श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री तथा देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यही नहीं, समाज के कमजोर वर्ग से आने वाला मेरा जैसा व्यक्ति भी राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है। वास्तव में यही भारतीय गणतंत्र की सच्ची विजय गाथा है। देवी और सज्जनों, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस करता हूं कि परौंख से राष्ट्रपति भवन तक की ये यात्रा मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। ये भारतीय गणराज्य की विजय है। ये हमारे संविधान में निहित आदर्शों की विजय है और ये करोड़ों साधारण भारतीयों की आकांक्षाओं की विजय है। मुझे विश्वास है कि मेरी जीवन गाथा देश के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बनेगी। देवी और सज्जनों, आज इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस अवसर को मेरे लिए और भी विशेष एवं अविस्मरणीय बना दिया है। इस पुस्तक की परिकल्पना से लेकर इसे पूर्णता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मैं प्रकाशक रूपा पब्लिकेशंस को भी धन्यवाद देता हूं। और अंततः आज यहाँ उपस्थित आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति ने इस आयोजन को सार्थक एवं यादगार बना दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। आपका आभार माननीय। आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए मैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। सम्मानित अतिथिगण, अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया पुस्तक विमोचन के लिए मंच पर आगे आए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र अनुरोध, कृपया पुस्तक विमोचन के लिए मंच पर आगे आए। देवी और सज्जनों, अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने कर कमलों द्वारा श्री रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा द ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करें। मान्यवर, रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा प्रकाशित ये जीवन गाथा हमारे गणतंत्र की
पूरी प्रगति यात्रा को दर्शाती है। ये भारत के लोकतंत्र की शक्ति, संविधान के आदर्शों और उस अटूट विश्वास की कहानी है कि जिजीविषा प्रबल हो तो भारतीय गणराज्य में साधारण पृष्ठभूमि से उठकर उच्चतम पदों तक सुशोभित होना संभव है। अगले माह ये पुस्तक हिंदी में भी उपलब्ध होगी, जिसका टाइटल रहेगा भारतीय गणतंत्र की विजय गाथा, मेरा जीवन मेरा संघर्ष। आपका हार्दिक आभार। और अब मैं परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करती हूं कि अपने ऊर्जापूर्ण विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, श्रीमती सविता कोविंद जी, सभागृह में सभी वरिष्ठ जन बैठे हैं। सबका उल्लेख नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे लिए बहुत आनंद है कि एक पारिवारिक कार्यक्रम लग रहा है। भाइयों बहनों, आज हमें श्री रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा के विमोचन का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है। कोविंद जी से मेरा बहुत लंबा परिचय रहा है। उन्हें करीब से जानने का भी अवसर मिला है और राष्ट्रपति के रूप में उनका मार्गदर्शन और इस सब के साथ साथ उनका मेरे प्रति विशेष स्नेह, उनकी आत्मीयता, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी रही है। मैंने उनके जीवन को जितना समझा है, उनकी कार्यक्षमताओं को जितना जाना है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि श्री रामनाथ कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी अपने आप में भारतीय लोकतंत्र और भारतीय समाज के लिए एक धरोहर बनेगी। कोविंद जी की जीवन यात्रा, समाज और राष्ट्र के लिए उनका योगदान, ऐसा कितना कुछ है जिसके बारे में मैं विस्तार से बात कर सकता हूं। लेकिन बुक रिलीज में केवल कर्टन रेजर ही होना चाहिए। आप सब किताब का पूरा लाभ पढ़कर ही लें तो ही ज्यादा अच्छा है। साथियों, कोविंद जी की जीवन यात्रा को आप उनके शब्दों में जाने, उनकी लेखनी को, उनके अनुभवों को देश की नई पीढ़ी पढ़े। इससे हर किसी को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं रामनाथ कोविंद जी को इस आत्मकथा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोविंद जी ने अपनी इस पुस्तक को बहुत ही सटीक नाम दिया है,
ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ, माई स्ट्रगल्स। कहने का भाव ये कि जीवन और जीवन के संघर्ष उनके व्यक्तिगत है, लेकिन उन संघर्षों के परिणाम स्वरूप मिली जीत भारत के गणतंत्र की है, भारत के लोकतंत्र की है। साथियों, हम सब अक्सर अनुभव करते हैं कि इंसान का एक स्वभाव होता है, लोग अपनी सफलता का श्रेय खुद को देते हैं और जीवन की मुश्किलों के लिए, कठिनाइयों के लिए समाज को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन जब हृदय उदार हो, भारतीय संस्कार हो, तब व्यक्ति समाज की कमियां निकालने में समय नहीं गंवाता, वो उसके सकारात्मक पक्ष पर फोकस करता है, वो अपनी सफलता में समाज को बराबर का भागीदार मानता है। कोविंद जी की आत्मकथा और उसका शीर्षक इसके उदाहरण है। आप उनका जीवन देखिए, एक बेहद सामान्य परिवार में, कानपुर देहात में उनका जन्म हुआ। कोविंद जी ने अभी भी कुछ वर्णन किया और अपनी किताब में भी लिखा है कैसे गर्मी के मौसम में एक दिन उनके घर में आग लग गई। उनकी मां अपनी चिंता छोड़कर घर की चीजों को बचा रही थी। आखिर एक सामान्य परिवार में मां के लिए एक एक चीज बच्चों के पालन पोषण का जरिया होती है। उसी कोशिश में आग में फंसकर उनकी माता जी की मृत्यु हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं, छोटी सी उम्र में मैं इस तरह की घटना, मां को इस तरह खो देना, ये कितना दर्दनाक रहा होगा। मैं तो भाग्यशाली रहा हूं, मेरी मां 100 साल से भी अधिक जीवित रही और मुझे आशीर्वाद देती रही। उसके बावजूद भी आज भी मैं मां की कमी महसूस करता हूं। साथियों, उनके जीवन का एक ऐसा दर्दनाक घटनाक्रम था, कोई भी इसे टूट सकता था, लेकिन कोविंद जी को उन मुश्किलों ने मजबूत किया। पड़ोस की एक माताजी ने उनके पालन पोषण में मदद की। इसे उन्होंने समाज की एकता और सौहार्द की ताकत को समझा। इस घटना के बाद कोविंद जी के जीवन में उनके पिता की भूमिका और बड़ी हो गई और जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार को संभाला, बच्चों को संस्कार दिए, इसलिए कोविंद जी अपने पिता को अपना हीरो मानते हैं। साथियों, बचपन के इन संघर्षों के बीच कोविंद जी ने शिक्षा को अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का मार्ग बनाया। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने संसाधनों की कमी को कमजोर नहीं बनने दिया
और एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जिसकी कल्पना भी तब लोगों ने नहीं की होगी। वो भारत जैसे विशाल देश के राष्ट्रपति बने। साथियों, इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी कोविंद जी का विनम्र व्यक्तित्व, उनकी सादगी ऐसे ही कायम रही। मुझे याद है, प्रधानमंत्री के तौर पर मैं राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने जाता था। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बातें नहीं हो सकती हैं, वो बातें वो करते थे। वो प्रधानमंत्री को छोड़ने के लिए गाड़ी के दरवाजे तक आते थे। मैं शुरू में उनको प्रार्थना करता रहता था, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन उन्होंने जीवन के आखिर तक अपनी उस विनम्रता को भी छोड़ा नहीं। राष्ट्रपति बनने के बाद जब अपने गांव परौंठ गए तो उन्होंने वहां अपने गुरुओं के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। गांव की मिट्टी को नमन करके उन्होंने गांव के सामान्य लोगों का धन्यवाद किया। पूरे देश ने वो भावुक दृश्य देखा था। उनके इस आचरण ने दुनिया के सामने भारत के संस्कारों की ऐसी तस्वीर सामने रखी जिस पर हर भारतवासी गर्व करता है। साथियों, गुलामी के सैकड़ों साल में हमारे देश ने आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत कुछ खोया था। हमारे पूर्वजों ने सदियों तक संघर्ष किया। महात्मा गांधी, बाबा साहब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ऐसी कितनी ही महान विभूतियों ने भारत के नवनिर्माण का सपना देखा था। एक ऐसा भारत जहां गरीब से गरीब, वंचित से वंचित को शिखर तक पहुंचने का अवसर मिल सके। कोविंद जी जैसे व्यक्तित्वों ने अपने श्रम और काबिलियत से केवल खुद का जीवन ही बदला इतना नहीं है, उन्होंने सदियों के उन स्वप्नों को, उस विजन को भी साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और इस दिशा में हम सबके प्रयास अभी भी जारी है। हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा। साथियों, ऐसे युवा शक्ति के निर्माण के लिए जो प्रेरणा चाहिए, कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी उसका अहम स्रोत बन सकती है। साथियों, कोविंद जी ने अपने जीवन में मोरारजी भाई देसाई के साथ अनुभवों के बारे में भी इसमें विस्तार से बताया है। कोविंद जी के भीतर देश सेवा की जो भावना थी, मोरारजी भाई के साथ काम करके उन्होंने जो सीखने को मिला, जो रास्ता मिला, कोविंद जी ने
राजनीति और समाज सेवा को अपना मार्ग बनाया। वो अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित रहे। सेवा को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाकर काम किया। संसद में उनका कार्यकाल गवाह है। राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति के रूप में भी हमें उनकी यही कर्तव्य निष्ठा दिखाई देती रही। यहां तक कि राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद से सेवा मुक्त होने के बाद भी उन्होंने विश्राम नहीं लिया है। वो अभी भी एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर काम कर रहे हैं, देश को जगा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसका समाधान देश के लोकतंत्र का नया अध्याय शुरू कर सकता है। मैं मानता हूं कोविंद जी की इस कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव से देश के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, सामाजिक जीवन में सक्रिय रहते हुए ऑटोबायोग्राफी के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता। कैसे वही आदर्श आगे चलकर हमारे जीवन का आधार बनते हैं। हमारे कठिन समय के मूल्य किस तरह जीवन भर में हमें रोशनी देते रहते हैं। कैसे इस पवित्रता से हमें राष्ट्र सेवा की शक्ति मिलती है। अलग अलग पदों का दायित्व निभाते हुए कोविंद जी ने समाज को निरंतर इसकी प्रेरणा दी है। साथियों, मुझे विश्वास है कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी इसमें उनके जीवन की ही नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की भी अहम स्मृतियां सुरक्षित होंगी। मैं एक बार फिर उन्हें उनकी आत्मकथा के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं खास करके युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा, रील का जमाना है। सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है। कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है। इतिहास से काफी निकट होता है वो कालखंड बायोग्राफी का, और इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि कोविंद जी की जो मेहनत है वो आने वाली पीढ़ियों को काम आए, युवा पीढ़ी को विशेष रूप से काम आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।